student, good morning. Today we are going to start a new chapter in plus one, that is structure of atom. अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर हम बात करें तो एटम का सबसे पहले नाम महर्षि कर्नल ने लिया था, जो इंडियन थे। उसके बाद फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी, जो कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस की थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में आई थी। उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था एटम को। उन्होंने बोला था कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो बात थी 1808 की। तब भी उनका काम बहुत अच्छा था, लेकिन उनके सारे पॉइंट बाद में नेगलेक्ट हो गए थे। जैसे उन्होंने बोला था कि एक एलिमेंट के सारे एटम दूसरे एटम से डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको मालूम है आज आइसोबार आ गया। आइसोबार के आने की वजह से वो वाला पॉइंट खराब हो गया। आइसोबार आ गए तो दो एलिमेंट के मास सेम आ जाएंगे। फिर आइसोटॉप्स आए, तो आइसोटॉप्स आने पे एक ही एलिमेंट के दो आइसोटॉप, मतलब हाइड्रोजन एटम, एक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो सब में हाइड्रोजन है ना। उन्होंने बोला था ना वन एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं। तो लेकिन ये उस वक्त की बात है, तब ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और ये लंबे समय तक चली थी। आज हम बात करने जा रहे हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। हालांकि तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1886 में गोल्ड जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने की थी, ये इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके ऊपर चार्ज -1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएंगे आराम से। फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी ये 1897 में थी, ये 1886 में गोल्ड स्टीन ने की थी बेटे। इसका चार्ज +1.6 10⁻19 कूलम होता है और मास 1.67 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। ये हालांकि जब हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था AMU, तब भी डिस्कस हुआ था हमारा। और जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये चार्ज है बेटा और ये मास। ये मैंने एक बार ऐसे आपको हल्का सा डाटा बताया। इसका मास 1.672 कुछ होता है, ऑलमोस्ट इसके बराबर होता है। तो कुछ बुक्स में 1.69 भी गिवन है × 10⁻24 किलोग्राम। तो ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। जैसे ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आप सबको मालूम है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ पाए जाते हैं। Means of that these three are the fundamental particles. After that आज 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स और डिस्कवर हो चुके हैं। 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स और डिस्कवर हो चुके हैं। उसमें पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। एंटी न्यूट्रिनो, हाइजेनबर्ग, golden particle, meson. Means of that so many particles has been discovered, but these three are the fundamental particles. अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके ऊपर चलते हैं। तब बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे थे इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी के लिए और प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए। डिस्चार्ज ट्यूब बनाई गई, ये सब जनरल डिस्कशन था। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई बेटे। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मेटल्स लगाए गए, बैटरी दी गई। ये कैथोड मान लो, नेगेटिव आ जाएगा। ये एनोड मान लो, पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे बेटा
इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी मैं बता रहा हूँ कैसे हुई थी। इन्होंने 10,000 वोल्ट अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस और 10⁻³ एटीएम प्रेशर अप्लाई किया और इसके अंदर वैक्यूम पंप लगाया गया। वैक्यूम पंप जिससे वैक्यूम क्रिएट किया गया और अंदर एक कोई भी गैस डाली गई। अब इतना होने के बाद आपके पास जब हमने 10,000 वोल्ट अप्लाई किया और 10,000 वोल्ट अप्लाई करने पे ये डिसोसिएशन ट्यूब है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया। तो ये कैथोड है और कैथोड के ऊपर, कैथोड तुम्हें पता है कि मेटल है और मेटल के ऊपर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस डालेंगे, इतना हाई वोल्टेज डालेंगे तो मेटल से क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे कैथोड रे से, इसीलिए इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी भी मटेरियल से रिलीज होते हैं, इसलिए उन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है। जब 10,000 वोल्ट अप्लाई किया और पहले 10⁻² एटीएम प्रेशर रखा गया तो देखा गया कि उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कुछ गैस के पार्टिकल्स निकल रहे हैं लेकिन वो विजिबल नहीं थे। ये इतना आसान नहीं था जितना हम बोल रहे हैं। सेटअप को लगाना और सही करना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे। अब जब प्रेशर और डिक्रीज करके 10⁻³ से -4 एटीएम प्रेशर तक आ गया और 10,000 वोल्ट रहा, तो फिर उन्होंने एक और चीज की, ये एनोड, परफोरेटेड एनोड ली थी इसमें और एनोड के पीछे इन्होंने फ्लोरिसेंट मटेरियल लगा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिसेंट मटेरियल, इसे फास्फोरिसेंट मटेरियल भी बोलते हैं, फास्फोरिसेंट मटेरियल भी बोलते हैं। और ये जिंक सल्फाइड था। अब आप बोलोगे इसका क्या काम है? जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकले वो कलरलेस थे, हमें दिखते नहीं थे, और इस मेटल के ऊपर जब 10,000 वोल्ट आया और हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब रास्ता खाली है और इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं। देयर इज नो ऑब्जेक्शन इन द वे ऑफ पासिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर गए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वहां गए और एनोड पे टकराए वहां पे, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को खींचेगा ना अपनी तरफ, और रास्ते में वैक्यूम है तो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया इनको, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और फिर ये कैथोड से निकले तो इन्हें कैथोड रेज भी कहा गया। तो उधर से एनोड लगी हुई है, पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड है, 10,000 वोल्ट है, वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। वैक्यूम क्रिएट इसलिए किया गया है कि ताकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में ऑब्जेक्शन ना आए। फिर फाइनली ये पार्टिकल्स निकले यहां से इलेक्ट्रॉन के रूप में और ये ग्रीन ग्लो देने लगे इस पे। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये असल में टीवी पे चलने वाली स्क्रीन है। ये आपको सीआरटी कैथोड रे ट्यूब आपको थोड़ी देर में या नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगी आपके पास। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्शन का मेथड आया। एक बच्चा बोलता था कि सर स्कूल में कर लें, मैंने स्कूल में 10,000 वोल्ट और इतना लो एटमॉस्फेयर प्रेशर हम कहाँ से लाएंगे? जो हम नॉर्मल लाइफ में है हम 760 एटीएम पे फॉलो करते हैं ना। अब इसका इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का प्रोडक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉनों का प्रोडक्शन हुआ तो फिर आपके पास एक चीज आई कि इसके 4-5 पॉइंट बना दी जाए। जैसे मैंने आपको बोला कि नंबर 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉनों को ही बच्चे कैथोड रेज बोलते हैं क्योंकि ये कैथोड से पैदा हो रहे थे। इलेक्ट्रॉनों का एक और नाम है बीटा पार्टिकल्स, इन्हें बीटा पार्टिकल्स भी बोलते हैं। अब
ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, समझने की बात है, रट्टा रोटा लगाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करते हैं, अगर इनके रास्ते में कोई ओपेक मटेरियल रख दिया जाए, ओपेक का मतलब जिससे हमें दिख नहीं रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो रहे हैं ना तो उसकी शेडो आती है वहां पे, उसकी आती है शेडो आती है। फिर इनके अंदर एनर्जी भी थी, काइनेटिक एनर्जी भी ये पोजेस करते थे। वो एनर्जी कैसे देखी गई कि अगर इनके रास्ते में कोई पैडल व्हील छोटा सा रखा था, कोई बड़ा नहीं रखा, तो यूं सोचो भी बहुत बड़ा रख दिया हुआ, अगर कोई पैडल व्हील रख दिया था तो ये उसको भी रोटेट कर देते थे, तो पैडल व्हील जो है ये रोटेट होने लग जाता था। इट मींस दे आर पोजेसिंग सम एनर्जी। तो इनके अंदर एनर्जी भी थी, जो पैडल व्हील हमने इनके रास्ते में रखा वो मूवमेंट करने लगा, स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल करते थे, जिस चीज के क्रॉस करते थे उस चीज की शैडो बन जाती थी। ये मटेरियल पार्टिकल भी थे, ये मटेरियल पार्टिकल भी थे, और फिर इनको बदल बदल के देखा गया, मेटल को बदला और बहुत सारी चीजों पे किया, तो हर चीज पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। गैस चेंज कर दो, मॉलिक्यूल ले आओ, कुछ भी ले आओ, तो इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूसिंग, सो दे आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। एक और बात भी थी, जब इलेक्ट्रॉन किसी हैवी मेटल पे टकराते हैं या कैथोड रेज किसी हैवी मेटल पे टकराते हैं तो वो एक्स रेज पैदा करते हैं। इज क्लियर? फिर इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, इसलिए जब हम एक्सरेज को आते हैं ना, जब हमारी कोई हड्डी टूट जाती है या कुछ ऐसा फ्रैक्चर आ जाता है, तो वी आर गोइंग फॉर एक्सरे, नॉट फॉर द इलेक्ट्रॉन रेज। इलेक्ट्रॉन रेज ओपेक मटेरियल को क्रॉस नहीं करती हैं। अब उसके बाद एक और चीज आई, वो थी बेटे, ये जे थॉमसन ने ही प्रोड्यूस किया था। जे थॉमसन सर ने ही, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जैसे कि मैंने बोला 1897 में इसका आविष्कार हुआ। और ये फास्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड, आप बिल्कुल मत भूल जाना, एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में भी आता है, जेईई मेंस के अंदर भी 2 से लेकर 4 तक क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात थी, जे थॉमसन सर ने, अब इनको मास और ये तो पता था नहीं, तो जे थॉमसन सर ने इसका E/m रेशियो निकाला, चार्ज बाई मास। ये मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में E/m का वीडियो डाल दूंगा एक। तो E/m डाला ना तो वो आया 1.72 से लेके 1.78 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। कूलाम, ये देखो चार्ज की यूनिट कूलाम पर किलोग्राम आया। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा बेटे। पहले तो मेरा मन नहीं था, लेकिन अब एनसीईआरटी बॉक्स के अंदर भी दिया है, तो आपको E/m का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। फिर क्या किया, E/m रेशियो आ गया। फिर उसके बाद मोलिकुलर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया, मोलिकुलर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उससे चार्ज निकाला गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। आजकल इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1.602 अप्रोक्स आने लग गई है। मोलिकुलर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और चार्ज बाय मास रेशियो यू विल गेट इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एनोड रेज का प्रोडक्शन और न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन सिखा दूंगा, सेम ऐसे ही आना बेटा। अब आपके पास कैथोड रेज के ऊपर जब इसको E/m का रेशियो पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का रेशियो पता चल गया, तो वहां से फिर इलेक्ट्रॉनों का मास निकला। इलेक्ट्रॉनों का मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम आया। तो बेटा ये तो इलेक्ट्रॉनों का प्रोडक्शन था। इज इट क्लियर? ओके, तो ओके देन, फिर बाय गाइस। आपके पास ये इलेक्ट्रॉनों का प्रोडक्शन कैसे हुआ मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट एक क्लिप बनेगी 5-7 मिनट की, उसमें मैं आपको प्रोटॉन का प्रोडक्शन दिखाऊंगा और न्यूट्रॉन बताऊंगा। देन वी विल मूव टू द E/m रेशियो एंड देन
molecular oil drop experiment. Okay, love you all. Goodbye.